नमस्कार, मैं अमित कुमार एक बार फिर से आप सबका इजी वे में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि पिछले सेशन में मैंने यूपीपीसीएल के 2019 में आए हुए क्वेश्चंस को डील किया था। अब मैं उस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं उसमें आगे के क्वेश्चंस को डील करूंगा। ठीक है, ओके, तो फिर शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए ठीक है, देखिए पिछले सेशन में हमने 1 से 25 तक के क्वेश्चन डील किए थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्न में किसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, ठीक है। दस्तावेज का मतलब डॉक्यूमेंट खोलने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को किस प्रोसेस से हम यहां नहीं खोल सकते हैं। ये 4 प्रोसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट है फाइल आइकन पर डबल क्लिक करना, ये खुल जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं खुलने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। केवल फाइल आइकन पर क्लिक करें, तो अगर हम फाइल पर यानी डॉक्यूमेंट पर एक बार क्लिक कर दिए तो एक बार क्लिक करने से खुलेगा? नहीं खुलेगा, ठीक है। फाइल आइकन का चयन करें और इंटर की दबाएं, इससे भी ओपन हो जाएगा, तो ये आंसर भी नहीं होगा, ठीक है। फाइल आइकन पर दायां क्लिक करें और ओपन करें, इससे भी ओपन हो जाएगा, दैट मीन्स ये आंसर भी नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को किस प्रोसेस से यानी खोलने के लिए कौन सा प्रोसेस प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये है फाइल पर सिर्फ क्लिक करना है, क्योंकि क्लिक करने से वो सेलेक्ट हो जाता है, खुलता नहीं है। डबल क्लिक करेंगे तब खुलेगा, या एंटर की प्रेस करेंगे तब खुलेगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, विंडोज एप्लीकेशन के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है। OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है। इसे ज्यादा गहरे से समझने के लिए आप लोगों को मेरा फंडामेंटल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं और भी उसको अच्छे से डील कर दूंगा, ठीक है। विंडोज एप्लीकेशन मतलब कोई भी हम विंडोज एप्लीकेशन ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में OLE क्या पूर्ण नाम यानी OLE होता क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा दिया हुआ है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बार्किंग, नहीं ये कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहां कंफ्यूज कर दिया है। अगर आप पढ़े रहेंगे, ठीक है, अगर आप पढ़े हुए रहेंगे तो ध्यान नहीं देने के कारण आपसे गलती क्या होगी? ऑनलाइन लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो ऑब्जेक्ट और ऑनलाइन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन कुछ होता नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मतलब वहां पर तो सारी चीजें ऑब्जेक्ट के रूप में होती है ना, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग की चीज है, ठीक है। तो ज्यादा हम लोग इस पे समय नहीं गंवाएंगे, बस हमारा सिंपल सा मतलब है OLE का मतलब ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है। देखिए कोई क्वेश्चंस जब हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है, या कोई क्वेश्चंस है जो कि समझ में नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं और मुझे इनको बताना है कि ये क्वेश्चन है तो उसका क्या आंसर है, वो क्यों है, मैं वो ये बता रहा हूं, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं। हाँ, इससे रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी कंफ्यूजन्स हैं, तो उसके लिए मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उसको देखिए, ठीक है। ये सारी चीजें फंडामेंटल्स है, मैंने पहले भी कई बार बोला है, अभी भी बोल रहा हूं कि ये जितने क्वेश्चंस है वो सब के सब फंडामेंटल, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और नेटवर्क, इन सारे टॉपिक्स से मिला हुआ ये क्वेश्चन है। तो अगर आप ये अच्छे से कवर कर लिए
कवर करानी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप कोई टेंशन नहीं रखिए, हम करवाएंगे उसको, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं तो क्या है आंसर, कैसे है आंसर, ठीक है। चलिए, डिफॉल्ट रूप से, डिफॉल्ट का माने क्या होता है आप समझते हैं ना। डिफॉल्ट का मतलब पहले से, ठीक है। तो डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डेटा, टेक्स्ट डेटा, ठीक है। टेक्स्ट पूछ रहा है, डेटा दो तरह का उसमें करते हैं हम लोग, एक टेक्स्ट डेटा और एक न्यूमेरिक डेटा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट डेटा में संरेखित होता है कहां पर, जैसे एक्सेल है तो एक्सेल में ये आपको दिखेगा, ये तो इसमें जब आप डेटा लिखेंगे, ठीक है, तो जब इसमें आप डेटा लिखते हैं तो वो कहां होता है, इस साइड होता है कि इस साइड होता है, कहां होता है वो, लेफ्ट में होता है, राइट में होता है, किधर होता है वो। तो जो टेक्स्ट डेटा होता है वो लेफ्ट में होता है, और जो न्यूमेरिक डेटा होता है, ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिक डेटा वो हमारा राइट साइड में बाय डिफॉल्ट होता है। अलाइनमेंट के थ्रू हम उसको चेंज कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट रूप से वो टेक्स्ट डेटा लेफ्ट में होता है और न्यूमेरिक डेटा राइट में होता है, ठीक है। ऑब्वियसली आंसर, ठीक है। आप लोग कोशिश भी करके देखिए, इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली भी करिएगा ना तो समझ में आने लगेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन पढ़े और कुछ एंटर किए एक्सेल पे, तो पता चल गया कि नहीं नहीं ये तो बाएं में हो रहा, तो आंसर समझ में आ जाएगा कि क्यों आंसर बायां है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब आप विंडोज में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं, ठीक है, और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा। मतलब अगर आप विंडोज में फाइल या डायरेक्टरी आइकन कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी फाइल हो, कोई भी आइकन हो या कोई फोल्डर कुछ भी हो, तो उसको हम किस चीज से, शिफ्ट और डिलीट जब हम दबाते हैं एक साथ तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब हम सिर्फ डिलीट दबाते हैं तो वो डिलीट हो गया, ठीक। लेकिन जब हम शिफ्ट के साथ डिलीट दबाते हैं तो वो उसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले कंफर्मेशन यानी हमसे पुष्टि पूछता है कि ये डिलीट हो जाएगा परमानेंट, आप चाहते हैं यस और नो, तो इस चीज की पुष्टि के लिए हमसे पूछता है। ध्यान दिए होंगे आप, ठीक है, कभी यूज किए होंगे तो देखे होंगे। तो देखिए, फाइल या डायरेक्टरी माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में चली जाएगी, ये तो कोई बात ही नहीं बन रहा है। फाइल या डायरेक्टरी रिसाइकल बिन में चली जाएगी, तो रिसाइकल बिन में जाएगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा सिर्फ डिलीट दबाने से। फाइल या डायरेक्टरी संग्रह फोल्डर में चली जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फाइल या डायरेक्टरी को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स प्रकट होगा। संवाद बॉक्स, ठीक है, कुछ ज्यादा ही हिंदी। संवाद बॉक्स का मतलब हो गया एक मैसेज आएगा जिसमें पूछेगा आप यानी वुड यू लाइक टू डिलीट दिस फाइल परमानेंटली, यस और नो। तो यस करेंगे तो खत्म, नो करेंगे तो ठीक है, ठीक है। देखिए तो ठीक है, नेक्स्ट, दी गई संख्या के लिए, जैसे उदाहरण के रूप में 14 निम्न में कौन सी अंक प्रणाली अपने प्रस्तुतिकरण के लिए अंकों या प्रतीकों की सबसे कम संख्या का प्रयोग करती है। जैसे कहने का मतलब है, देखिएगा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कहां से आया हुआ है,
ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, समझ के रखिए, पेशेंस रखिए, हम बताएंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहां नहीं बता सकते ना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। तो मैंने बताया आपको कि ये जो क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम से है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से है, तो वहां पूछ रहा है कि सपोज करिए कि अगर आपको 14 कोई डेटा दिया हुआ है, कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, तो कौन सा अंक प्रणाली मतलब नंबर सिस्टम इस 14 को शो करने के लिए सबसे कम डिजिट लेगा, सबसे कम संख्या होगी। तो अगर इसे हम बाइनरी में निकालते हैं तो 0 1 1 0 1 ऐसा कुछ फॉर्मेट में होगा। क्या होगा वो बात की बात है, ठीक है, उसको हम यहां स्टडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका फॉर्मेट बाइनरी में 0 1 0 1 के केसेस में। तो यहां तो 1 2 3 4 5 6 6 7 डिजिट में आ गया। तो यहां तो पूछ रहा सबसे कम। डेसिमल में पूछे तो 14 तो खुद, तो ये 2 डिजिट हुआ। ऑक्टल में पूछे तो 2 या 3 डिजिट होगा। हेक्सा में बोलेंगे तो हेक्सा में सिर्फ 1 होगा। ठीक है, यानी कि वो होगा आपको जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D और 14 के लिए E और 15 के लिए F। तो 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा E यानी कि 14 को हम हेक्साडेसिमल में E से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसने क्या शो किया, E से, यानी सबसे कम संख्या लिया उसने। इसमें हो रहा था 2, इसमें मान लेते हैं कुछ हो रहा है, ऑक्टल में हो रहा है 3 4 हो रहा है, मान लें 4 हो रहा है, डेसिमल में सिर्फ 1 हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डेसिमल। ठीक है, समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइए क्या प्रॉब्लम है, हम उस चीज को वापस डील करेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से समझने के लिए तो हमको नंबर सिस्टम पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रयोग करता है, क्या प्रयोग करता है, ये नेटवर्क से क्वेश्चन है। ठीक है, तो पैकेट स्विच नेटवर्क कहा जाता है, बिल्कुल, क्योंकि ये पैकेट के रूप में नेटवर्क में जो पैकेट बनाता है डेटा का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है, तो वो वहां उसकी स्विचिंग करवाता है, डेटा किसके पास जाएगा किसके पास नहीं जाएगा। तो क्योंकि यह, तो ये ऐसा क्यों कर पाता है, ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि ये खास तरह के प्रोटोकॉल का यूज करता है, और उस प्रोटोकॉल का नाम होता है TCP/IP। ठीक है, अब ये TCP/IP बता रहे हैं। TCP/IP का मतलब क्या होता है, TCP/IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑब्लिक में इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब TCP/IP क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो यहां तो डिस्कस हो नहीं सकता है। ठीक है, उसके डिस्कशन के लिए आपको मेरा नेटवर्क का वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क में काम कैसे होते हैं, उसमें डेटा ट्रांसमिशन कैसे होते हैं, ये सारी चीजें वहां डील हो जाएगी। फिलहाल के लिए हम इतना समझते हैं कि TCP/IP का मतलब क्या हुआ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP। तो इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग जो करवाता है वो TCP/IP ही करवाता है। ठीक है,
नेक्स्ट, पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए। किस पीढ़ी के भाई? 4 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि हमारा फर्स्ट जनरेशन जो है, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें हमारा यूज हुआ है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, जो हमारा सेकंड है उसमें हमारा हुआ है ट्रांजिस्टर। हमारा जो थर्ड जनरेशन है उसमें हमारा हुआ है आईसी। और हमारा जो फोर्थ जनरेशन है वो हमारा है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हमारे कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके ही विकसित किए गए हैं। आज हम जितना भी यूज कर रहे हैं सब में प्रोसेसर है, वो सिर्फ प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर के बेस पर ही उसको सारा कुछ अपडेट और डेवलप किया गया है। तो कौन सी पीढ़ी के? तो बताइए कौन सी पीढ़ी के? तो पता चल गया, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन। अब जो क्वेश्चन आपको अभी जस्ट पीछे हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसी को क्वेश्चन को घुमाकर उसी क्वेश्चन के अंदर से कुछ दूसरा क्वेश्चन बनाकर पूछा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ओएलई के संबंध में। ओएलई का मतलब यस, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो ओएलई के संबंध में दो वस्तुओं के बीच कनेक्शन स्थापित करता है और डैश एप्लीकेशन में डेटा डालता है। मतलब वो दोनों क्या करते हैं? तो ओएलई के संबंध में कौन है जो दो वस्तुओं के बीच कनेक्शन स्थापित करता है, और वो कौन है जो एप्लीकेशन में डेटा डालता है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन में आप काम करते हो उसमें आप डेटा इनपुट करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। कैसे? ठीक है, तो एम्बार्किंग लर्निंग वो सब वही बात है। ठीक है, कुछ नहीं है। लिंकिंग एम्बेडिंग नहीं। हाँ देखिए यहां चीज, एक चीज, सॉरी, देखिए लिंकिंग एम्बेडिंग और मैं ये दोनों को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एम्बार्किंग और ये कुछ नहीं है था। ये जो दोनों वर्ड्स है ये एक ही ऑप्शन से, लिंकिंग एम्बेडिंग यहां भी है और एम्बेडिंग लिंकिंग यहां भी है। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन ये करता है और कौन ये काम करता है। तो अगर आप ये ऑप्शन मार देंगे कि बोलेंगे चलो इसमें भी तो लिंकिंग और एम्बेडिंग है ही, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि पहले एम्बेडिंग है और बाद में लिंकिंग है। तो एम्बेडिंग हो जाएगा कि भाई वो तो ओएलई के संबंध में एम्बेडिंग दो वस्तुओं के बीच कनेक्शन स्थापित करता है, जबकि एम्बेडिंग ये काम नहीं करता है, वो काम लिंकिंग करता है। लिंकिंग का मतलब ये था लिंक करना, कॉमन सी बात है। तो और दूसरा एम्बेडिंग मतलब उसमें डेटा इनपुट करवाना, तो वो हो गया एम्बेडिंग। तो पहले लिंकिंग का क्वेश्चन करा ना यहाँ पे, फिर वो पूछ रहा है कि एप्लीकेशन में डेटा कौन डालता है। तो सीरियलाइज नंबर से ये ऑप्शन होगा ना। ठीक है, बात समझ आ गई? ये सब इस टाइप्स के क्वेश्चंस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जरा सा कंफ्यूजन होने से सवाल जानते हुए भी गलत हो जाएगा वो। क्योंकि हमको तो लगेगा कि अरे यार हम तो एम्बेडिंग और लिंकिंग ही मार के आए थे, तो वो बात नहीं है। वहां सवाल का जो पूछ रहा है शॉर्टिंग ऑर्डर नंबर में कि पहले ये कौन करता है फिर ये कौन करता है, तो उसके हिसाब से हमको जवाब देना है। ओके, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34, त्रुटि मुक्त गणना यानी कि एरर फ्री कैलकुलेशन। हिंदी है। क्या करेंगे भाई, हिंदुस्तान है, हिंदी है। देखिए, त्रुटि मुक्त गणना एरर फ्री कैलकुलेशन करने की क्षमता कंप्यूटर के किस गुण को बताती है?
मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को देने की जरूरत होगी। ठीक है, कंप्यूटर में यही तो एक खासियत है कि ये गलती नहीं करता है, और अगर इसने गलती की तो वो गलती इसकी नहीं है, यूजर की गलती होगी। ठीक है, तो त्रुटि मुक्त गणना करने की जो क्षमता होती है वो कंप्यूटर के किस गुण को बताती है? तो मापनीयता। ये कुछ मापता है क्या लीटर किलोग्राम में? नहीं। मापनीयता नहीं, गति नहीं, भागता थोड़ी कहीं है। हाँ, मतलब भागने का मतलब वो नहीं है कि कोई मैकेनिकल चीज, ऐसा कुछ नहीं। भागने का मतलब कि काम का स्पीड तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। काम का स्पीड थोड़ी क्वेश्चन में कर रहा है। गति भी होता है इसका एक गुण। ठीक है, सटीकता यानी कि एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी। तो यस, कोई आईक्यू नहीं होने के कारण, हाँ आईक्यू तो नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन यहां सवाल आईक्यू का नहीं है, यहां सवाल है कि एरर फ्री कैलकुलेशन, तो वो है उसका सटीकता यानी एक्यूरेसी का गुण, उसी को दर्शाता है कि वो एक्यूरेसी का गुण होने के कारण ही उसको पूरी तरह से बिना किसी गलती के कैलकुलेशन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? पढ़ेंगे तो पता चलेगा फॉल्स। देखिए, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज कंट्रोल+D। भैया ये तो सही है, ये तो सही है। मतलब कीबोर्ड से अगर कंट्रोल+D दबाएंगे ना तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा MS वर्ड में। ठीक है, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेंटर अलाइनमेंट अ पैराग्राफ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल+E। बिल्कुल सही है। कंट्रोल+E करने से क्या होता है, हमारा वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है वो सेंटर में अलाइनमेंट हो जाता है। तो जब दोनों सही है तो क्वेश्चन क्या दिया है भाई, आगे देखते हैं। ऑप्शन है नाइदर 1 और 2, मतलब ना तो एक ना ही दो, मतलब ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है। ओनली 2, ओनली 1 नहीं, सब सही है। ये सब तो यहां तो सब ऑप्शन सही हो रहा है, सही हो रहा है। तो ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है, यही ऑप्शन होगा ना। कुछ नहीं है, खत्म। देखिए, ये बताएं कि निम्न कथन सही है या गलत है। बता ना रहे, डरा कह रहे हो भाई। देखिए, गूगल एक वेब सर्च इंजन है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जा सकता है। कॉमन सी बात है, किसी बच्चे को भी पता होगा कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। ठीक है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट का है। चलिए देखिए, बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। देखिए, निम्न में क्या पूछा है, कौन से कथन सही है या गलत है। दोनों सवाल कर रहा है कि सही कौन सा है या गलत कौन सा है। तो इस दोनों को लेकर आंसर हमको बताना है। तो पहला सही है कि दूसरा गलत है। तो पहला तो वहां गलत हो रहा था, ये ऑप्शन में तो पहले बोल रहा है कि पहला सही है, नहीं गलत है ये चीज। ठीक है, देखिए दूसरा गलत है, गलत है ये। पहला सही है हाँ, लेकिन दूसरा सही है नहीं, वो भी बिल्कुल गलत है। बिंग जो है सर्च इंजन है बट वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चलता है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ठीक है, तो बोल रहा है गूगल मालिक है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है, मालिक कोई और चलाएगा कोई और, उल्लू बना रहा है। ठीक है, कॉमन सेंस नहीं रहेगा ना तो उठा के फेंक देगा आपको, इसीलिए कॉमन सेंस थोड़ा सा रखिए। पहला गलत है बिल्कुल और दूसरा भी गलत है। ठीक है, चलिए प्रारंभ में स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को क्या दबाना चाहिए और वर्तमान स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए व्यक्ति को क्या दबाना चाहिए। तो शुरू से अगर हमको स्लाइड शो देखना है, ठीक है, पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, तो शुरू से देखना है मतलब प्रारंभ से, शुरू से,
और व्यक्ति को दबाना चाहिए, और वर्तमान यानी कि करंट जिस पे वो काम कर रहा है, अगर वहीं से स्लाइड शो देखना चाहता है तो उसको क्या दबाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम सिंपल में, अगर हम सिंपल में यहां पर फर्स्ट स्लाइड शो को देखते हैं यानी कि शुरू से, तो सिंपल में हम F5 दबाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट शो को देखने का शॉर्टकट होता है F5। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि वर्तमान स्लाइड से उसको देखें, यानी जहां काम कर रहे हैं वहां से देखें, तो उसी F5 को ही दबाएंगे, लेकिन शिफ्ट के मदद से। ठीक है, F4 तो होता ही नहीं है ना, शिफ्ट प्लस, देखिए वही वाली बात हो गई। ठीक है, शिफ्ट प्लस F5 या F5, तो F5 या शिफ्ट F5, वही बात हो गई जो OLE वाला भी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आगे पीछे कर दिया ऑप्शंस को, तो आगे पीछे किया तो ध्यान दीजिएगा, तो आंसर ये हुआ। ये भी आंसर होगा, लेकिन ये यहां होगा और ये यहां होगा। ठीक है, निम्न में कौन सी पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में डेटा अंतरित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, पता ही है आपको सब कौन सी USB। अब USB CD होता नहीं है, माने CD ड्राइव होती है, CD तो USB नहीं होता ना, CD तो गोल होता है ना वैसा। फ्लॉपी डिस्क, DVD नहीं, कुछ पता ही है ना वो, तो फिर इसमें तो कोई दम ही नहीं है। ठीक है, उसमें क्या डील कर सकते हैं, आपको भी पता, आप लोग दिन भर USB वगैरह सब यूज करते ही हैं। चलिए 39, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक तालिका में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं। 2016 पूछ रहा है, यानी ध्यान दीजिएगा वर्जन पर लेकर आपका सवाल कर रहा है। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल से जनरल क्वेश्चन है कि भाई कितने वर्ड होते हैं, तो ये तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो 63 कॉलम होते हैं एक वर्कशीट में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का मान क्या होगा अगर मैक्स कर रहे हैं तो। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर फाइंड कर रहा है, तो हम यहां पर नंबर दिए हुए हैं कि बराबर मैक्स 8 इज ग्रेटर देन 12 एंड 10, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट होगा, तो गलत होगा तो इसको मेजर नहीं करेगा। तो एक है कि 8 है कि 10 है, तो 10 है ना सबसे बड़ा। मैक्स से हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। एक्सेल जो मैंने आपको बताया हुआ हमारे वीडियो सेक्शन में, तो उसमें आप देखिएगा कि मैक्स फंक्शन का यूज क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10। ठीक है, एक्सेल का सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहां 1 है तो 1 को देखा, ये डेटा के बीच में कंपैरिजन करता है और तब पता करता है कि उसमें बड़ा संख्या कौन है, जो कि मैक्स फंक्शन है। तो 8 इज ग्रेटर देन 12, तो नहीं, गलत है, तो गलत है तो उसको नहीं लेगा, तो यानी ये 8 हो गया, और ये 10, तो नहीं 10 है, 1 8 और 10 में 10 बड़ा हुआ। ठीक है, हाँ, बढ़िया आगे देखिए। चलिए, निम्न में कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी, अरे बाप रे, नेटवर्क टोपोलॉजी नाम मुझे लगता है डिफरेंट, मतलब नया हो गया है। ठीक है, नेटवर्क का चीज है, नेटवर्क का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब कंप्यूटर प्रदान करती है जिसे शीर्ष सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। मतलब कौन सी वो टोपोलॉजी होती है जिसमें एक सेंटर में डिवाइस होता है और उससे बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक सेंटर में डिवाइस हो गया, मान लेते हैं स्विच है ये, इससे ये कंप्यूटर, ये से ये कंप्यूटर, ये से ये कंप्यूटर, इससे ये कंप्यूटर। ध्यान दीजिए कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, स्टार के जैसा। ठीक है, जैसे कैसे ये स्टार है, यहां पर हमने एक दे दिया स्विच, और यहां एक कंप्यूटर होगा, यहां एक कंप्यूटर, यहां एक कंप्यूटर, यहां एक कंप्यूटर, तो जस्ट लाइक स्टार के शेप में है ना स्टार। ठीक है, ये सारी टोपोलॉजीज हैं, जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आया होगा या आ जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज कवर करने की जिम्मेदारी मेरी है, आपका सिर्फ 5% कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे चाहिए, सिर्फ 5, बाकी 95% हम आपको कराएंगे। ठीक है, 95%, आपका सिर्फ 5% कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, और उस कॉन्ट्रीब्यूशन में ये होना चाहिए कि जो हम बताएं उससे आप समझ के याद रखें, बस अपने पास स्टोर करके रखिए।
चलिए, बाएं से दाएं अथवा शीर्ष से तल या दोनों से क्रमिक सेलों के संग्रहण को क्या कहा जाता है? मतलब अगर जैसे हम बाएं से दाएं को सेलेक्ट करते हैं सेल को, मतलब एक सेल जैसे ये देखिए, ठीक है, तो अगर यहां पर सेल एड्रेस है तो सॉरी सेल है, तो अगर हम यहां से लेके यहां तक का सेल सेलेक्ट कर लिए तो क्या बोलेंगे इसको? या फिर यहां से लेके यहां तक का सेल सेलेक्ट कर लिए तो क्या कहेंगे इसको? इसको बोलते हैं सेल रेंज, ठीक है, इसको सेल रेंज कहते हैं, यानी कि यहां से यहां तक सेल का रेंज हो गया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो भी हम सेल को कलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो सेल रेंज। क्वेश्चन में मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसको ज्यादा डिस्कस करें। जैसे एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था तो वो बताना मुझे जरूरी था कि भाई वो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्यों है और कैसे है। अब ये सारी चीजें प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 43, ऑनलाइन वार्तालाप यानी कि इंटरनेट कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसे हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तुरंत आया तुरंत एसएमएस, मतलब तुरंत रिप्लाई किए, जस्ट लाइक। अब तो कुछ बोलने का जरूरत भी नहीं है आप लोगों को, भर दिन चलता है, ठीक है ना, कहने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या डील करें, इसको तो आपको खुद पता है, तो कुछ कहने की तो बात है नहीं। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में कौन सा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर का मतलब प्रेजेंटेशन वाला सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा अगर ये देखिए, प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर मतलब प्रेजेंटेशन, यानी ये पावर पॉइंट की बात कर रहा है, तो पावर पॉइंट है, ओपन ऑफिस इंप्रेस, स्लाइड शार्क, ये सब भी प्रस्तुतिकरण के सॉफ्टवेयर मतलब प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर हैं। एक्सेल जो होता है यानी एक्सेस वो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर, ये क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो ये नहीं होगा। वही सवाल कर रहा है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे प्रेजेंटेशन का काम नहीं होता है। निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का क्या मान होगा? मतलब इसमें से कोई है पावर है तो क्या मान होगा उसका? तो पावर टू 10, तो सीधा सा बात है ना। अब ये फंक्शन है तो मतलब 2 का पावर हम 10 देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, निकाल लीजिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 आपके फाइल के साथ डिफॉल्ट रूप से क्या एक्सटेंशन लगाकर उसको सहेजता है, ठीक है, क्या? तो 2007 से पहले, 2000 ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 से पहले ठीक है, जो एक्सटेंशन लगते हैं 2002 2003 तक, वहां .doc डॉक्यूमेंट हो, चाहे .xls हो, .ppt हो, ठीक है। लेकिन 2007 के बाद यानी 7 में, 10 में, 13 में, 16 में, सब में यहां x लग जाता है। तो पूछ रहा है x का मतलब एक्सटेंडेड, मतलब ये बढ़ा हुआ एडिशन है, एक्सटेंडेड, ठीक है। तो यहां क्या होगा? एक्सेल के लिए पूछ रहा है तो फॉर्मेट वही है, एक्सटेंशन वही रहेगा एक्सेलएस, बस उसमें x लग जाएगा क्योंकि वो 2016 का एडिशन है। 7 का भी सवाल करता तो x ही लगता उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, यदि m का ASCII कोड, आ गया क्वेश्चन, अब पकड़िए माथा। m का ASCII कोड, ठीक है, इतना है तो n का ASCII कोड कितना होगा, ठीक है। ये जो ASCII कोड नहीं है, ठीक है,
यहाँ सवाल को थोड़ा सा इसने दूसरा कर दिया, मतलब आस्की कोड ये नहीं होता है, ये तो बाइनरी नंबर है ना, बाइनरी कोड हुआ ये बाइनरी कोड हुआ। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो या फिर मिस टाइपिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन ये आस्की कोड नहीं है, ठीक है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, तो बाइनरी कोड हुआ ये। आस्की कोड वो होता है जैसे डेसिमल में होता है वो, जैसे ए का आस्की कोड 65, बी का 66, तो वहां से होता है। तो ए का आस्की कोड है, ठीक है, एन का आस्की कोड क्या होगा, तो अब इसको हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे ए का आस्की कोड आपको पता होगा 65 से होता है, तो उसी तरह 65, 66, 67, 68 करते करते आप एम को देखिए कि एम का आस्की कोड कितना आता है, और उसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करिए तो पता चलेगा कि ये क्या होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो वो निकल जाएगा। मैंने बोला ना, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आएगा कि ये कैसे फाइंड होता है। सबसे पहले m का आस्की कोड निकालिए, मान लेते हैं 78 हुआ, तो n का क्या होगा 79, तो उस 79 के आस्की कोड को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 79 जो है वो डेसिमल में हो गया, तो डेसिमल को हम कन्वर्ट कर दिए बाइनरी में, तो मान लेते हैं निकल गया 0100110, ये निकल गया सपोज, तो आंसर हो गया। जो भी निकले, ठीक है, क्या प्रोसेस है वो मैं यहां डील नहीं कर रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग शॉर्ट आउट कर लेंगे। दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउजर का नाम क्या है भाई? दुनिया के सबसे पहले वेब ब्राउजर का नाम क्या है, और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? ठीक है, किसने सबसे पहले इंटरनेट को डेवलप किया ब्राउजर के माध्यम से, मतलब ब्राउजर नहीं समझिए उसको, जैसे किसने सबसे पहले इंटरनेट को डेवलप किया, इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करना, डेटा उसको भेजना, ये सब सारा चीज किसने किया? और जो सबसे पहला वेबसाइट बनाया, यानी सबसे पहले जो ब्राउजर बनाया, ठीक है, उसका नाम क्या था? ठीक है, तो www के नाम से ही ना आज हम लोग सारा का सारा काम करते हैं, सारी वेबसाइट्स को www के नाम से ही करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और उसको बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। ये एक जनरल नॉलेज है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, इसमें समझने की बात नहीं, इसको याद करके रखना है आपको, ठीक है। निम्न में कौन सा फिलहाल प्रयोग न होने वाला डेटा और प्रोग्राम को संभाले रखता है और दीर्घकालीन यानी यादृच्छिक सुगम्य, अरे बाप रे बाप, हिंदी तो माथा खराब कर देगा। दीर्घकालिक समझ में आता है, लेकिन यादृच्छिक सुगम्य यानी कि उसको देखिए इंग्लिश में भी लिखा है लेकिन हिंदी में लिख दिया है, लॉन्ग टर्म रैंडम एक्सेस, ठीक है, भंडारण प्रदान करता है, ठीक है। गौण मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, याद है ना, ठीक है। जो इससे पहला सेशन का वीडियो था जिसमें मैंने 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस को डील किया था, उसमें एक क्वेश्चन था कि कौन से मेमोरी में भंडारण क्षमता ज्यादा होती है, तो गौण मेमोरी था, याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो देख लीजिएगा। तो वही सवाल को कर रहा है कि अभी जो डेटा यूज नहीं करना है मुझे, उसको लॉन्ग टर्म तक एक्सेस रखने के लिए कहां स्टोर करते हैं, तो गौण मेमोरी में, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? फिर से समझ लीजिए इसको, ठीक है। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम, मतलब जो प्रोग्राम जो डेडिकेटेड प्रोग्राम है, एवं डेटा के सेट को, ये पूरा सेट बोल रहा है, मतलब उसमें बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, बहुत सारा डेटा होगा, तो उसका पूरा एक पैकेज, उसका पूरा एक सेट को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, वर्चुअलाइजेशन नहीं भाई, ये तो दूसरा मेथड ही है, दूसरा कॉन्सेप्ट ही हो गया वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। सॉफ्टवेयर, हाँ जी बिल्कुल, प्रोसेसर, हार्डवेयर, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस, 1 ग्राम, थोड़ा सा 1 ग्राम का कॉमन सेंस रखे रहेंगे जेब में नहीं, यहां पे तो समझ में आ जाएगा
कि कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के बारे में, डेटा के बारे में बात कर रहा है, सवाल कर रहा है। तो वैसे भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत कॉमन और अनकॉमन दिखाई दे रही हैं। वर्चुअलाइजेशन कुछ दूसरा चीज़ है, ठीक है, क्या है वो बात की चीज़ है। सॉफ्टवेयर, पूरा का पूरा जो डाटा होता है, पूरा का पूरा जो प्रोग्राम का सेट होता है वो सॉफ्टवेयर ही कहलाता है ना। और प्रोसेसर हार्डवेयर भी फिजिकल चीज़ हो गया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। नहीं भी समझ में आए होंगे तो आप कमेंट में करके बताइए कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उस क्वेश्चंस को स्पेशली एक वीडियोस में, ठीक है, मैं डील कर दूंगा वापस एक्सप्लेनेशन के साथ। चूंकि यहाँ 50 क्वेश्चंस थे तो क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कारण से तो फिर समय ज़्यादा लगेगा ना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए एक वैसा वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आप लोगों के द्वारा कमेंट किए गए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, इसी क्वेश्चन बैंक, इसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए।